अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच इस वक्त जारी है और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। हैरानकुन तौर पर दोनों ही टीमों में कोई तब्दीली नहीं की गई। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो लोग शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी पर बात करेंगे आज पूरे इस प्रोग्राम के अंदर। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का जायज़ा लेंगे इस पूरे टूर में। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान ने जाना है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी 3-0 से जो है वो T20 सीरीज़ में हरा दिया। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो चैलेंज आगे दरपेश है वो कितना टफ है। पहले आपको दिखाते हैं प्रोग्राम रिप्ले में हेडर आकर इस मैच के हवाले से बात करते हैं। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी है और इस मैच के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट क्रिकेट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। सर, तीसरा मैच है, 2 मैच पाकिस्तान हार चुका है। इंग्लैंड की भी मुझे समझ नहीं आई, ऑल्दो कि जब जीत जाते हैं इस सूरत में भी आप चेंजेस करते हैं, बट आई थिंक उनके पास तो पहली इतनी यंग टीम है, तो आई थिंक उन्होंने शायद मौका दिया तमाम प्लेयर्स को कि वो तीसरा मैच भी खेल लें। बट एक 2-0 से हारी हुई टीम, आपके ख्याल में क्या हम आज कर सकते थे? आपको सरप्राइज लगा कि मिसबाह हक ने कोई चेंज नहीं किया? हमें पता है कि वो चेंजेस नहीं करते, पर 2-0 से हारने के बाद जब आप तो कम्प्लीटली आउट ऑफ सोर्स हों, चेंज नीडेड नहीं था सर? मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ वो, इसलिए कि जिस तरह के माइंड सेट मैं देख रहा हूँ कोच का, उससे साफ जाहिर होता है कि बहुत ज़्यादा तज़ाद है उनके बोलने में और उनके एक्शन में। मैं समझता हूँ कि जिसे फ़ारसी में कहते हैं कि आज़मूदा रा आज़मूदन जहलस, बार बार आजमाए हुए शख्स को फिर आज़माना जहालत है। शायद उस पर ये अमल कर रहे हैं, इसलिए कि आप देखें कि अब एक मिसाल आप देखें शोएब मकसूद की जी, हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे ही वाज ए फेलियर, ही वाज पिक्ड इन द टीम। हारिस सोहेल ऑलवेज इंजरी प्रोन, हमेशा जब से उन्होंने डेब्यू किया। बिल्कुल ठीक। वो टीम में सेलेक्ट होके गए वहाँ इंग्लैंड के दौरे पे, मेरे ख्याल में वापस भी आ रहे हैं इंजरी की वजह से, वापस आ चुके हैं। और इस तरह से ऑन द डे टीम का जो सिलेक्शन है, ओवरऑल टीम का सिलेक्शन एक टूर के लिए वो तो अलग बात है, लेकिन ऑन द डे ऑफ द मैच टीम के सिलेक्शन में काफ़ी एहतियात करनी चाहिए ऐसी जगहों पे जब आप फॉरेन लैंड में फॉरेन कंडीशंस में उनकी विकेटों पे खेल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये बात बिल्कुल इररेलेवेंट है कि बॉल सीम कर रही थी और बॉल मूव हो रही थी। आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, दुनिया के हर पिच पे खेले हुए हैं। ठीक है, ये बॉल का काम ही सीम करना और मूव करना और स्पिन करना है। तो आप 3 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट 3 वीक्स अगो इंग्लैंड के दौरे पे गए हुए हैं, आप क्या अपने इस फ्लॉज को सही नहीं कर सकते? आप इंग्लिश कंडीशन में टीम मैनेजमेंट जो है ना या कोचेज, उनका काम है ऑब्वियसली लड़कों को ट्रेन करना है। एक्सक्यूजेस तो आप और मैं सब दे सकते हैं। नहीं, एक्सक्यूजेस तो कप्तान भी दे सकता है, कोच भी दे सकता है हारने के बाद। जब जीतने के बाद तो हर चीज़ वाह वाह होती है। ठीक है, फ़ैन भी, सपोर्टर भी, कोच भी, कैप्टन भी, ये सब वाह वाह करते हैं क्या टीम है क्या नहीं है। असली जब मार्का आपके सामने होता है, खासकर जैसे इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर, वो भी इंग्लैंड की जो मैं कहूँगा सेकेंड 11 घटिया टीम, काउंटी लेवल की बिलो एवरेज टीम, उससे आप 2 मैच ऑन द ट्रॉट हार जाएं, उसके बाद भी आपको होश ना है कि आप टीम में चेंजेस करें। ठीक है, ताकि थोड़ी बहुत तो कम से कम। वो कहते हैं ना कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, मैं इससे आगे तो कुछ नहीं कहूँगा, बात आप समझ गए होंगे। एक तो टीम हार रही है आपकी, और आप जो फैंस हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, इंतजामुल हक की बात करें, शाहिद आफरीदी की बात करें, शोएब अख्तर की बात करें, रमीज राजा की बात करें, ऑल बिग नेम्स, क्रेडिबल नेम्स हैं, अपने तबसरों में कभी चूकते नहीं, सच बात बोलते हैं, ब्लंट हैं ये लोग, बड़े नाम हैं, वो सब परेशान हैं। और उनके कहने के बावजूद अगले दिन जब पाकिस्तान की टीम, अभी बेस्ट ऑफ लक फॉर देम सर, अल्लाह करे जीत जाए, हम तो ये नहीं बात करते, बट सेम 11 खिला दी जाए। लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है ना वो कहते हैं सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि अगर आपके पास हसनैन मौजूद है, सरफराज मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, उस्मान कादिर मौजूद है, नवाज मौजूद है, तो फिर अगर आपने 11 ही खिलानी है हर मैच में, तो फिर आप 15 के स्क्वाड के बजाय 11 लड़के ले जाएं, बाकी लड़कों को सिर्फ सैर करानी होती है। इट इज़ सीरियसली सेंसलेस फॉर मी एटलीस्ट। देखिए जितने बड़े बड़े आपने नाम लिए हैं टेस्ट क्रिकेटर्स के, वो सबको हम लोग ज़ाती तौर पर जानते हैं और उनकी तनकीद जो है वो वजह है। बिल्कुल,
वो इसलिए कि जब आप इस किस्म के एक्शंस लेंगे टीम के सिलेक्शन में ऑन द डे, तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसलिए कि आप जब 2 मैच हार चुके हैं तो कम से कम थोड़े से आंसू पोंछने के लिए कोई टीम, आप सरफराज को क्यों बाहर बैठाए हुए, आप किस लिए उसको लेकर गए? आपको क्या लगता है सर, क्या वजह है, क्यों नहीं खेल रहे वो उसको, उसकी वजह वो लोग खुद जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पूरी टीम जानती है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जानती है। लेकिन लोग कहते हैं, मैं तो आज आप चूँकि खुल के नहीं कह रहे, लेकिन मैं तो लोगों की कहते हैं ना, जो लोग की बात होती है वो सच बात होती है। वो कहते हैं क्योंकि बायस्ड हैं ये लोग, कोई डिसीजन कर लिया हुआ है कि उसको कैप्टनसी से भी हटाया। मैं सरफराज के कभी भी टोटल हक में नहीं रहा। आपको पता है कि मैंने हमेशा तनकीद की है कि वो निचले नंबर पे आके भी खेलते रहे हैं, उनकी अपनी भी गलतियां बहुत हैं। बट ऐसे सिनेरियो में जब मोहम्मद रिजवान, चले हम रिजवान और सरफराज की बात नहीं करते हैं, हम विकेट कीपर ए और विकेट कीपर बी की बात कर लेते हैं। कंवर भाई, विकेट कीपर ए स्ट्रगल कर रहा है पिछले 10 मैचों में एक फॉर्मेट के अंदर, विकेट कीपर बी एक्सपीरियंस के साथ मौजूद है, वाई इज नॉट प्लेइंग? सरफराज अहमद की अगर बैटिंग डिक्लाइन कर गई है, जो कि कर गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आउट ऑफ फॉर्म ही रहेगा। PSL में अच्छा किया उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज्यादती, पहले ही उसको काफ़ी जलील इन्होंने किया तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटाकर जी, और उसके बाद मुसलसल उसको मैं कहूँगा कि जलील करते आए। अनफॉर्चुनेट दिस इज़ इन पाकिस्तान क्रिकेट, और हमें अफसोस है इस बात का कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी अब उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन लोगों को जिनके ये एक्शंस हैं पाकिस्तान टीम को पिक करने में, टूर कराने में, और उनके फेवरेटिज्म जिसे कहते हैं। शुएब अख्तर ने एक बात की थी, क्राउड के ऊपर जब कैमरा गया तो मुझे याद है उन्होंने कहा इस टीम में कोई 1-2 खिलाड़ी के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसको कोई इंटरनेशनल जो क्राउड है वो जाकर देखना चाहे। ना दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। शुएब अख्तर को लोग पूरी दुनिया में सुनते हैं, इंडिया में और बाकी जगहों पर भी उनकी बात सुनी जाती है। आई थिंक इट्स अ बिटर ट्रुथ जो उन्होंने कहा है। देखिए, सच हमेशा निकल के आ जाता है बाहर। अब शुएब अख्तर हो या रमीज़ राजा हो या वसीम अकरम हो या इंजमाम उल हक को, कोई बड़े बड़े खिलाड़ी, ये अगर कुछ कहते हैं तो इट मीन्स समथिंग। बिल्कुल, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो हकीकत बयानी से काम ले रहे हों, लेकिन जो चीज़ अपनी आंखों से आप देख रहे हैं एज ए क्रिकेट प्लेयर, एज ए इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर और एज ए जर्नलिस्ट, तो आपको ये पता पड़ जाता है कि कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, कहाँ पर तअस्सुब है, और कहाँ पे लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। ठीक है, टीम के पिक करने। ठीक है, बाबर आजम बैठे हैं में सब बैटिंग की तादाद में आई थिंक इनका चलना बहुत ज़रूरी है। कंवर साहब से मैं ब्रेक के बाद आके बात ज़रूर करूँगा कि बाबर कैप्टनसी, मिसबा की जो कोचिंग है और जितने भी मामलात हैं, इसमें हम क्या आगे फोर्सी कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने जो फैसले किए थे अजहर अली कप्तानी की तरह जल्दबाजी के फैसले हैं? मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम रीप्ले, और पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इस वक्त जारी है, और अच्छी बात है कि अब तक कोई विकेट नहीं गिरी। लेकिन कंवर साहब से मैं ज़रूर बात करूंगा। और कंवर भाई, अगर हम बात कर लें इस मैच की या माइंड सेट की, तो अगर आप पिछले 1-2 साल की परफॉर्मेंसेस का जायज़ा लें बतौर कोच, मिसबाउल हक, वकार यूनुस खान तो छोड़ के चले गए, बाबर आजम बतौर कप्तान और खिलाड़ी, अब यदि खिलाड़ी पे तो उनकी हैसियत पर कोई शकी नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास, बट बाकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, हाउ यू रेट इन द लास्ट 2 ईयर्स जो ये फैसले हो रहे हैं सारे? फैसले तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही पाकिस्तान टीम के फेवर में नहीं है। जितने भी फैसले होते रहे हैं, सिलेक्शन के फैसले और टूरिंग टीम के फैसले की सिलेक्शन, इन सब पे इवन चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के हवाले से भी जानना चाहूँगा कि सिलेक्शन ठीक हो रही है। ये काफ़ी लोग तनकीद का निशाना बनते रहे इस सिलसिले में। अनफॉर्चुनेटली ये राइट ट्रैक पे अभी तक आए नहीं है। वजह क्या है? कॉन्फिडेंस की कमी है या फैसले ठीक नहीं कर पा रहे? मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉन्फिडेंस की कमी है, फैसले सही नहीं है, और वो इसलिए कि फैसले प्रेशराइज फैसले हैं। चले एक आउट हो गया, मैं कह रहा था ना कोई आउट नहीं है, प्रेशराइज फैसले हैं, और उन लोगों के फैसले जिनको मैं इसलिए ज़्यादा क्रेडिट नहीं देता कि जिन लोगों ने अभी अभी कप्तानी छोड़ी हो पाकिस्तान की, उनको फ़ौरन कोच बना दिया जाए। तो आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सर
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की, लोग इनको डिफेंड भी करते हैं, इनकी तारीफ भी की गई जहाँ जहाँ मौका मिलता था। बट ये जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का फैसला है कि जहाँ मिकी आर्थर सरफराज को हटाकर जिस कमेटी में मिसबाह खुद थे, बाद में वो खुद कोच बन जाएं, ये सारी चीज़ें, आई एम सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू गो दैट बैक, लेकिन ये जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो बिल्कुल सवालात उठते हैं प्रोसेस पे जो वर्ल्ड कप के बाद किया गया। आप क्या समझते हैं? बहुत सारे इंसिडेंट के बाद, मिकी आर्थर के जाने के बाद, और जो फैसले होते रहे हैं वो हमेशा लोगों की नज़र में काफ़ी चुभते रहे। अनफॉर्चुनेटली नॉट वेरी जुडिशियस डिसीशंस। द रीज़न भाई पाकिस्तान परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन वेरी गुड। स्पेशली आप देखें कि पाकिस्तान का जो लास्ट दौरा था इंग्लैंड का, जी, अगर आप उस पर नज़र डालें तो आप देखें उस वक्त भी पाकिस्तान टीम वॉज ए फेलियर इन इंग्लैंड। बाबर आजम मेड वन गुड स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, ही मेड 60 समथिंग, यू रिमेंबर। और शान मसूद और अजहर अली ने टेस्ट मैच में तो कमर भाई परफॉर्मेंस फिर भी ठीक रही है। हम 2 सीरीज ड्रॉ किए हैं और जिसकी सीरीज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो लिमिटेड ओवर्स में क्योंकि जैसे आपने खुद फरमाया कि ये जो सीरीज है ना सर, ये सेकंड स्ट्रिंग इंग्लैंड की टीम के खिलाफ है। खुदा का खौफ करे पाकिस्तान टीम, फैंस का दिल टूट रहा है और दिल उचाट ना हो जाए हॉकी की तरह। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ क्योंकि आप इस टीम से भी नहीं जीतेंगे। इतनी T20 वनडे क्रिकेट खेलने के बाद अगर इस तरह का परफॉर्मेंस एक टूरिंग टीम करे, और वो भी एक सेकंड 11 टीम के खिलाफ इंग्लैंड की, तो इट रेजेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब सवालात तो उठ रहे हैं कमर भाई, जैसे आप फरमा रहे हैं, बट वर्ल्ड कप का साल है, कोई सांस लेने का मौका नहीं है। अभी हम यहाँ से फारिग होंगे, इसके बाद 3 मैचेस की T20 सीरीज, देन हमें जाना है वेस्ट इंडीज। वहाँ 5 T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन को देखकर लिटरली अगर आप क्रिकेट फैन हैं और आप उनके खिलाफ अगली सीरीज खेलने जा रहे हैं तो हमारे बॉलर्स के साथ साथ फैंस भी थर कांपने शुरू हो जाएं। उनकी अप्रोच ऐसी है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 3-0 कर दिया सर। अब आप बता दीजिए, मेरी बात लोगों को समझ ना आए, ऑस्ट्रेलिया की किसी भी टीम किसी भी दौर में कहीं भी वो खेलने जा रहे हो, अगर आप उनको स्ट्रेट 3 मैचेस मार दें, इसका क्या मतलब है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम कितनी तगड़ी है सर? इसका मतलब ये है कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम 70s में टॉप पर आगे थी और 15 साल टॉप पर रही क्लाइव लॉयड और विव रिचर्ड्स के पीरियड में, और उसके बाद फिर उनका डिक्लाइन भी एक शुरू हो गया, बहुत लॉन्ग डिक्लाइन, लो रैंकिंग टीम बन गई टेस्ट क्रिकेट में खासकर, और वर्ल्ड कप और इन सब चीज़ों में। लेकिन आप जिसने जैसा कहा कि ऑस्ट्रेलिया को जो टीम मार दे, जी हाँ, T20 के तो किंग्स हैं सर वो, तो मुझे बहुत ही तशवीश है कि अगर आज का मैच भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाता है और फिर ये वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे जाते हैं, तो नफ्सियाती तौर पर ये इनका माइंडसेट ऐसा नहीं होगा कि वो compete कर सके। टू टेल यू द ट्रूथ, वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस भी हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर मी एंड फॉर दोज हु फॉलो पाकिस्तान क्रिकेट। एब्सोल्युटली अलार्मिंग। तो मेरे ख्याल में आपने कुछ छोटा वर्ड यूज़ कर लिया ऑलरेडी, जो कहते हैं ना टेंशन इतनी बढ़ गई है कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं बार बार कमर भाई से पूछ रहा हूँ, उनका इतना एक्सपीरियंस है। कमर भाई, आई थिंक वर्ल्ड कप का साल है, मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के हक़ में नहीं होऊंगा कि अगर कोई कह भी रहा है या कोई सोच भी रहा हो कि हम कुछ इस तरह के डिज़ास्टर टूर के बाद कुछ चेंजेस करना चाहें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। आपको वर्ल्ड कप से पहले ना तो इतनी जल्दी कोई दूसरा कोच मिलेगा, ना उसको वक्त मिलेगा। अब करना क्या पड़ेगा? मिसबाह हैं, वकार हैं, इसी तरह अगर हम देखें तो आपके बाबर आजम कप्तान हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद अब इनका रोल, अब कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल सर, क्या हो सकता है? क्योंकि चेंज आप समझते हैं, आप गिरी करेंगे मेरी बात से कि वर्ल्ड कप का साल है, इतनी करीब वक्त में तो चेंज नहीं करनी चाहिए और ना कर सकेंगे हम। अगर सिलसिला ऐसा ही जारी रहा, यही सिस्टम रहा कि लाइक्स और डिसलाइक पे आप टीम को सिलेक्ट करते रहे, वो लोग जो टेस्टेड एंड ट्राइड इंटरनेशनल लेवल पे फेलियर्स, उनको आप बार बार खिलाते सर, वो मिसबाह कहते हैं, इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। वो कह देंगे, इससे पहले भी कहा है, वो बोलते हैं जी हमारे पास जो दस्तयाब टैलेंट है बेस्ट यही है। तो फिर सर डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या फायदा है? हम वहाँ से लड़के क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? अगर दस्तयाब टैलेंट है हमारे पास सिर्फ यही है, तो फिर सरफराज अहमद को क्यों बैठाया हुआ है? क्या वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है? उनके लिए और क्राइटेरिया पाकिस्तान, वो शायद उनके लिए कोई और क्राइटेरिया है, तो समथिंग बिहाइंड इट एनीवे। सो अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स, करता धरता जो लोग हैं, उनको इन डेप्थ इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी और
सोच को भी तब्दील करनी पड़ेगी। इन डेप्थ माजरत के साथ इन डेप्थ एनालिसिस वही लोग करेंगे जिन्होंने गलत डिसीजन लिए हुए या कोई इंडिपेंडेंट लोग करेंगे? ये डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहसान मानी या चीफ एग्जीक्यूटिव या किसी का नहीं है। ये ज़्यादातर इसमें अमल दखल उन लोगों का है जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। चलिए, अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप 2017 में इन्हीं इंग्लैंड के मैदानों पर चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं। कम अवेज वही लड़के हैं, फ़खर भी हैं, शादाब भी हैं, फ़हीम भी हैं, हसन भी हैं, बल्कि अब तो बाबर आदम ज़्यादा बेहतर प्लेयर हैं, उस पर वो इतने बड़े स्टार नहीं थे वनडे इंटरनेशनल में। कोई तो वजह है सर कि मिकी आर्थर बतौर फॉरेन कोच इस टीम से वो परफॉर्मेंस निकलवाने में कामयाब रहे और वर्ल्ड बीटर बन गए उस टूर्नामेंट में। हमने इंग्लैंड को हराया और हमने जो है वो ऑब्वियसली फाइनल में भारत की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को हरा दिया। तो प्रॉब्लम तो लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट या कोचेस के दिमाग में कहीं है। फुटबॉल में कहा जाता है कि सारी जंग मैनेजर के दिमाग में लड़ी जाती है। आप जितनी बड़ी टीम ले आए, मैसी ले आए, रोनाल्डो ले आए, लेकिन अब देखें ना जो इंग्लैंड के कोच हैं फुटबॉल में, उन्होंने उस टीम की काई पलट दी। वो टीम लड़ती भी दिखाई दी, कहो कि फाइनल हार गए पर सबको प्राउड है उस टीम पर। तो आपको क्या लगता है मिसबाहुल हक और वकार यूनुस क्या इंस्पायर्ड नहीं कर पा रहे हैं या लड़के उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे? प्रॉब्लम क्या है सर? इसका हल क्या है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है और उसको ये रेक्टिफाई भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, आप देखें कि क्रिकेट के जो फॉलोअर्स और फैंस हैं उनमें आजकल बड़ी नॉलेज है और अवेयरनेस है। ठीक है, वो देख रहे हैं कि उनके सामने पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान के कोचेज़ जो भी लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है वो किस तरह के एक्शंस ले रहे हैं पाकिस्तान के टीम को सिलेक्ट करने में, ठीक है, पाकिस्तान की टीम को ऑन द डे मैच में खिलाने में। ओके, मैं जो ज़िंदगी भर क्रिकेट से वाबस्ता रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर, एज ए क्रिकेटर माई सेल्फ, और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सब देख कर। पाकिस्तान टीम बिल्कुल, जब लोग जीतते हैं ये तो वाह वाह होती है, जब ये हारते हैं जाहिर है और इट इज़ नॉट राइट। आपने कहा ना स्टैंडर्ड इज नॉट राइट। अगर आप ओपोनेंट का स्टैंडर्ड देखें कि जिसके 5 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हो, जिसके कप्तान को टॉस पे अपने खिलाड़ियों के नाम याद ना हो, उससे अगर आप आउट क्लास हो रहे हैं मुसलसल दूसरे मैच में, तो इससे तकलीफ से ज़्यादा मैं कहूँगा इट्स अ नेशन एम्बेरसमेंट। ये एक कौमी जो है वो शर्मिंदगी का बाइस ये टीम बनी इन 2 मैचेस में। आई एम सॉरी, आई एम बिट हार्श है, बट अगर आप वर्ल्ड क्लास टीम हो तो फिर ऐसे नताइज एक्सेप्ट नहीं किए जाते जब आप वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हो। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी मैच के हवाले से मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। तो पाकिस्तान का स्कोर जनाब 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ब्रेक से पहले जो मैंने बात की थी, आई थिंक जब मैंने उसके बाद रमीज राजा साहब के ओपिनियन सुने जो उन्होंने दूसरे मैच में शिकस्त के बाद बात कही थी, तो मुझे लगा कि हाँ पर मैंने तो बहुत ही अभी हल्का हाथ रखा है। रमीज राजा साहब बहुत गुस्से में हैं और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ दिखाई दे रहा है। उन्होंने क्या कहा था दूसरे मैच में शिकस्त के बाद, आइए आपको दिखाते हैं। डिफेंडेबल नहीं है ये परफॉर्मेंस किसी तरह से भी, और अगर अभी तक अलार्म बेल्स के बड़े बड़े घंटे नहीं बजे हैं तो मुझे नहीं समझ लगती कि कब बजेंगे। ये वर्ल्ड कप का साल है, वो T20 का वर्ल्ड कप है माना, मगर ऐसी हेडलाइंस पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं है, ना इनके फैंस को बर्दाश्त है। आपने लॉर्ड्स पे देख ही लिया, छोटे छोटे चेहरे मुंह निकले हुए थे हमारे फैंस के, क्योंकि वो बैक करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान की क्रिकेट में प्राइड लेते हैं। ये सब हमने खो दिया है। इनका प्यार, इनकी ताकत, इनका एक जो जज्बा है वो आहिस्ता आहिस्ता विदर कर गया है। और कितना वक्त देना है? इसी तरह से सिलेक्शन के ऊपर बेकार सिलेक्शन, पता ही नहीं है कि कौन से प्लेयर को किस टूर पे लेके जाना है, कहां पे खिलाना है। कई ओवररेटेड प्लेयर्स खेली जा रहे हैं, उनके लिए सिलेक्शन बड़ी आसान है, कईयों के लिए बहुत ही मुश्किल है। तकरीबन वही बातें जो कंवर भाई ने थोड़े तहम्मुल से बात की। रमीज राजा ऑब्वियसली उनका अपना स्टाइल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इतना उनका आपने उनका जो लहजा देखा, उनकी जो जेस्टर पोस्टर आप देख लें रमीज भाई, सॉरी कंवर भाई, तो ये सारे फैंस की हालत है। बिकॉज हम नहीं कहते कि आप इंग्लैंड से हमेशा जीत जाएं, बट आप फाइट करके हारें, आप कुछ करते हुए दिखाई दें। बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे हम इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम से खेल रहे हैं। वो पूरी की पूरी टीम 10 रोज के लिए आइसोलेट हुई है, और वो तो हंस रहे होंगे कि हम तो समझ रहे थे पता नहीं हमारे क्रिकेट के साथ अब पाकिस्तान क्या सलूक करेगा कि हम तो पूरी टीम घर बैठ गए। इट इज़ अनथिंकेबल। इवन हम रिपीट करें कि 18 बेस्ट प्लेयर के बाहर होने के बाद जो 18
पकड़ धक्कड़ वाली टीम बनती है वो आपको आउट क्लास कर दे। रमीज राजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती बात। देखिए बात असल ये है कि दुनिया की बड़ी टीम और फॉर्म में हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर मैच जीतते रहे अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़, ठीक है, लेकिन कम से कम आप फाइट तो दे, गिव देम अ फाइट। बिल्कुल। एंड कम से कम आपको लगे कि आप अगर हारे भी हैं तो क्लोज स्कोर पे हारे हैं, ये नहीं कि आप 9 विकेटों से हार गए, 10 विकेटों से हार गए और किसी की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है, कोई डबल फिगर में भी नहीं आ रहा है, ना बॉलर परफॉर्म कर रहा है ठीक, हसन अली के अलावा। तो व्हाट डज इट से? कमर भाई, अब इस टीम से 2 मैच हारने के बाद जो तीसरा मैच है, अभी 30 रन पे एक आउट है, बाबर आजम खेल रहे हैं, मुझे कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ डाउन लग रही है, अल्लाह करे आज वो रन करें। कमर भाई गॉड फॉरबिड, अगर ये तीसरा मैच भी हार जाते हैं, ऑलरेडी 2 मैचों की सीरीज तो हार चुके हैं, कॉन्फिडेंस कितना कम हुआ होगा? वर्ल्ड कप का साल है, क्योंकि नेचुरली आप जैसे रमीज भाई कह रहे थे कि फैंस अगर इतने डिमोरलाइज हो गए तो आप टीम का तो अंदाजा लगा सकते हैं इससे। फिर जब भी किसी फॉरेन टूर पे आप 2 टेस्ट हार जाएं, 3 टेस्ट की सीरीज़ में और सीरीज़ हार जाएं, या आप 3 वनडे की सीरीज़ में 2 वनडे हार जाएं, तो जाहिर है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती जो माइंडसेट है वो बहुत ही असरअंदाज हो जाता है मुखालिफ टीम से। ठीक है, आई वेरी मच होप, जैसे अभी आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम आज थोड़े से अपने आंसू पोंछ ले, शायद जीत जाए। आई होप दे डू, इफ दे डोंट तो दैट विल बी वेरी बैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। शेब मलिक फॉर्म फिटनेस साबित किए बैठे हैं और 2 साल से पीएसएल में रन्स कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज T20 टीम में हमेशा साथ होते हैं, अब भी साथ हैं। उन्होंने ऐसा ट्वीट भी किया था, मुझे मैच का लिंक भेज दो, उसमें लोग बड़े कुछ हैरान हो रहे थे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, धूमानी किस्म का ट्वीट लग रहा था। वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, खेलना चाहते हैं वनडे वो भी। उस्मान कादिर की बॉलिंग में आपने देखा होगा उनके वालिद की तरह एक है कार्ड, लेग स्पिन करते करते गुगली अच्छा करते हैं, टॉप स्पिन करना जानते हैं, विकेट टेकर हैं, छक्का पड़ जाए तो डरते नहीं। ये रिसोर्सेज पड़े हुए हैं हमारे पास और हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस पूरी टीम में अगर आप देखें पिछले 2 मैच तो हसन अली के अलावा कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल, यानी नोबडी इज परफॉर्मिंग। तो एक 11 मेंबर्स की टीम में अगर 10 फेलियर्स हो, ये 15 रन बनाना, 20 रन बनाना 50 ओवर के मैच में, ये तो कोई काम नहीं है। ठीक है, यू गॉट टू हैव ए गुड पार्टनरशिप एंड गुड स्टैंड्स, एटलीस्ट 2 पार्टनरशिप्स to have a challenging score, but they are not able to do that, and that is the problem. और सर अभी फिर कैमरा गया तो मैं शोएब अख्तर वाली बात मुझे याद आई, पाकिस्तान टीम के सपोर्टर आज भी बड़ी तादाद में जो है वो सपोर्ट करने इस बार एडजस्टर में मौजूद हैं। बाय द वे इस ग्राउंड पर आखिरी कुछ मैचेस बड़े लो स्कोरिंग रहे हैं तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन स्टिल आई थिंक दे आर डूइंग फाइन 30 for 1। वो कमर भाई आप तो इंग्लैंड, मैं समझता हूँ कि आपने तो सारी ज़िंदगी आधी वहीं गुजार दी और उन फैंस को आप बड़ा जानते हैं, कितना प्राइड फील करते हैं। रमीज राजा ये बात कर रहे थे, वो तो दयार गैर में जब आप रह रहे हो, आपकी टीम खेलने अच्छा करे तो आपका सर फखर से बुलंद हो जाता है। वो आज भी पहुंचे हुए हैं सर, इन फैंस के लिए क्या कहेंगे? आई थिंक सलूट टू देम कि इस परफॉर्मेंस के बावजूद दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी। आपको पता है वहाँ टिकट्स की प्राइसेस, फिर कितना वहाँ पे लाइफ जो है वो एक फास्ट पेस है, अपना टाइम निकाल के पहुंचे हुए हैं। मैं तो सलूट करता हूँ इन फैंस को जो आज भी आए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने। देखिए मैं 1964 में इंग्लैंड गया था खेलने और 1967 में हनीफ मोहम्मद की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम आई, जब लॉर्ड्स पर उन्होंने हनीफ मोहम्मद ने 187 रन बनाए। अमेजिंग इनिंग थी वो, कभी मैं भूल नहीं सकता। उस वक्त से लेकर और 2018 तक, जब तक मैंने सारे पाकिस्तान के टेस्ट कवर किए हैं पूरे इंग्लैंड के ग्राउंड्स के ऊपर, मैं समझता हूं कि हम अपना सर उठा के चलते थे हारने के बावजूद, जैसे कि वी हैड परफॉर्मर्स इन द टीम। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान की जो फ़ैन फॉलोइंग और सपोर्ट है वो कभी इंग्लैंड में कम नहीं हुई, और ख़ासकर मिडलैंड्स में। मिडलैंड्स वो जगह है जैसे जी बर्मिंघम, ठीक है, और ईस्ट मिडलैंड। यहाँ खाने भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं पाकिस्तानी, बेइंतहा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तानी खाने को रेस्टोरेंट्स। आई होप कि कल कुछ पाकिस्तान टीम ने एंजॉय किया, क्योंकि परफॉर्मेंस 31 for 1। अब कमल भाई अगर एडवेस्टन की बात करें, जैसे मैंने बताया था आई थिंक 63 और 81 जैसे लो स्कोर भी रहे हैं यार रिसेंट मैचेस के अंदर। तो क्या टोटल आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम की अप्रोच होनी चाहिए? क्योंकि 9.1 ओवर में 31 for 1 इट्स अ स्लो स्टार्ट बट इट्स अ स्टेडी स्टार्ट। आपकी विकेट एक गिरी हुई है, इमामुल हक नाउ बैटिंग ऑन 22, बाबर इज ऑन क्रीज एज वेल। आपके ख्याल में क्या अप्रोच होनी चाहिए? ठीक है आप सीरीज हार चुके हैं, ठीक है कि आपने टीम भी अपनी पसंद की खिला ली है, नो दिस इज अप टू देम कि परफॉर्म करें, इसको जस्टिफाई करें। अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या टोटल आपके माइंड में सर? देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिकेट इज टू स्टे एट द विकेट। ठीक है, इफ़ यू डोंट स्टे एट द विकेट, आप रन या चैलेंजिंग टोटल मुखालिफ के लिए नहीं बना सकते।
ठीक है। बाबर आजम जैसे बैट्समैन के लिए, जो कि एक पाकिस्तान की टीम में सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन है, ठीक है, ये अलग बात है कि पहले 2 मैच में स्कोर नहीं कर पाए वो, जी, उसको चाहिए 1-2 पार्टनरशिप बिल्डअप करे इस मैच में कम से कम, ठीक है, ताकि थोड़ी इज्जत रह जाए और अपना टाइम मिडल में गुजारे आने वाले मैचेस के लिए। मिडिल में 50 ओवर का गेम है, स्टे एट द विकेट, बिल्ड पार्टनरशिप्स एंड देन ओनली यू कैन लीव ए चैलेंजिंग स्कोर फॉर योर बॉलर्स। वो आप वाली बात की कम से कम फाइट करके दिखा दें तो इसी बात पर फैंस खुश हो जाएंगे। जीत और हार तो फिर इस वक्त आई थिंक बहुत ज़्यादा उसमें एक हमें दिखाई दे रही है कि क्या हम जीत पाएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज हॉकी ओलंपियन और वर्ल्ड कप विनर नवीद आलम साहब का इंतकाल हुआ। हमने 2 दिन पहले उनके मामले पर यहाँ पर बात की थी, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। काफ़ी ताज़ियत करते हैं उनकी फैमिली से, इस हवाले से बात करेंगे उनके कुछ कोचेज़ के साथ भी। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। में खुशामदीद। तो पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हम बात कर ही नहीं, लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बड़ी कह सकते हैं गम की खबर, क्योंकि नवीद आलम पाकिस्तान हॉकी टीम के रुकन रहे हैं जिसने वर्ल्ड कप जीता था और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का हिस्सा बड़े लाइवली रहे हैं। कुछ अर्से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता भी हुए, तो काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी मुझसे भी रब्ता रहता था, हॉकी के हवाले से बात करते थे। चंद रोज़ पहले ही उन्हें कैंसर की तशखीस हुई और उसके बाद आज उनका इंतकाल हो गया, जिस पर हम उनकी फैमिली, तमाम हॉकी फ्रेटर्निटी, उनके दोस्तों से ताज़ियत करते हैं। और पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। समी साहब से मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम समी भाई। और यकीनी तौर पर इंतहाई दुख की खबर है, नवीद आलम अभी उनकी जाने की बिल्कुल उम्र नहीं थी, जो खुद अल्लाह ताला को मंजूर, लेकिन बहुत सर्विस की पाकिस्तान हॉकी की और आपके साथ भी काफ़ी साथ रहा उनका। कमर भाई को मेरा सलाम। जैसे आपने कहा कि नवीद आलम जो 1994 का वर्ल्ड कप था उसमें उनका बड़ा किरदार रहा एज ए फुल बैक, और वैसे भी ओलंपियन थे और अच्छे खिलाड़ी थे। और जैसे आपने कहा कि काफ़ी सालों से वो बड़े मुतहर्रिक थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में डोमेस्टिक सीजन में भी रहे। बड़ा अफसोस हुआ कि 51-52 साल की उम्र उनका इंतकाल हुआ, और जो खबर है वो यही है कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी उनको हार्ट अटैक हुआ। तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। और सभी भाई, जो उनकी, जैसे आपने 94 का जिक्र किया बतौर हॉकी प्लेयर, कुछ आपकी यादें उनके साथ जो आपने यकीनी तौर पर बतौर कोच, इसके अलावा बतौर ऑब्वियसली खिलाड़ी, बहुत सीनियर आप रहे, काफ़ी इस बैच ने भी आप लोगों से काफ़ी सीखा। तो आई थिंक जो पाकिस्तान का कह सकते हैं समी भाई, जो आखिरी वर्ल्ड कप जीता, ये जो एक आखिरी बैच था वर्ल्ड क्लास प्लेयर का, उस बैच के चंद प्लेयर्स में से थे, और इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान हॉकी। जी बिल्कुल, जितने भी खिलाड़ी जो भी पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आते हैं, जैसे 94 वर्ल्ड कप का, तो मैं ये कहूँगा कि वो वाकई काबिल तहसीन है, वो वाकई वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे। वो शहबाज सीनियर का बैच था और ताहिर जमान और बाकी सारे लोग, बाकी एक अफसोसनाक खबर है। और मुझे जैसे सनाउल्लाह मरहूम थे, बड़े कोविड की वजह से पिछले 6 महीने में उनकी डेथ हुई, तो ये अजीब सी खबरें आ रही हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे, इनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन फिर मैं वो कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को कुछ मुतहर्रिक होना चाहिए इसमें। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, जो सिंध मिनिस्ट्री ने तो बड़ा काम किया कि उन्होंने फौरन पैसे वहाँ जमा कराए और कहा कि हम बाकी पैसे भी भेजते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम अदाकार, तमाम खिलाड़ी, तमाम आर्टिस्ट, तमाम राइटर्स के लिए एक होना चाहिए, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो मुतहर्रिक हो, ताकि वो पेमेंट करे। और जो खिलाड़ी, देखिए मुझे जरूरत नहीं है, शायद कमर भाई को जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बाकी हमसे पहले की और हमारे बाद के खिलाड़ी इतने अच्छे हालात में नहीं। बिल्कुल कमर भाई, आप ही क्या रहे, समी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। और किसी भी खिलाड़ी को कहना भी क्यों पड़े, जिसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और जिसकी वजह से हमें खुशी मिली हो, कि उसको कहना भी पड़े। अनफॉर्चुनेटली दुनिया से चले गए नवीद आलम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बट यहाँ भी यही हुआ, आप और मुझे बात करना पड़ी कुछ दिन पहले कि उनके लिए कुछ किया जाए। उनकी बेटी ने आई थिंक मीडिया से बात की थी। आई थिंक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त खुद स्पोर्ट्स लेजेंड हैं, बहुत बड़ा नाम है। आई थिंक कोई एक ऐसा फंड होना चाहिए कि किसी खिलाड़ी को ऐसे बुरे वक्त में देखना ना पड़े, खुद ब खुद वो दायरा हरकत में आए, उसकी मदद करे। देखिए, जब समीउल्लाह जैसा ओलंपियन और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर दैट मैंने देखा है ज़िंदगी में जी,
वो जब इस किस्म की बात करें कि हुकूमत को या इदारों को, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के करता धरता है। ठीक है, उनका सिर्फ नाम ही नाम है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और काम कुछ नहीं है। कोई बंदा कोई मेडल ही लेके नहीं आता आजकल। ठीक है, तो कम से कम इतना ख्याल करें कि जो लोगों ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली जीत के रहे उनका तो कम से कम इंटरनेशनली जिन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है उनकी सर्विसेज को सराहें, बिकॉज दे डिजर्व, दे हैड पाकिस्तान कैप, पाकिस्तान जर्सी। तो समील्ला जो कुछ भी कह रहे हैं, आई फुली इंडोर्स। जो इतना बड़ा खिलाड़ी जब इस किस्म की बात करे तो मैं समझता हूँ बड़े लोगों को इसमें इन डेप्थ सोचना चाहिए, उन लोगों को जो करता धरता है स्पोर्ट्स के पाकिस्तान में। बिल्कुल, आपने ठीक है। समी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन तौर पर नवीद आलम हॉकी का बड़ा नाम, इसके साथ साथ अहमद आलम पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन और गोलकीपर, साबिक कप्तान, उन्हें भी कल परसों बल्कि दिल की तकलीफ हुई थी। उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला जो है वो सेहत दे। और थोड़ी सी हॉकी फर्टर्निटी के लिए कुछ है ये मुश्किल वक्त, लेकिन आई होप कि अहमद आलम ठीक हो। और बहरहाल पाकिस्तान हॉकी को भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे अपकमिंग फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से भी परेशान हैं। पूरा आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।